हम यहाँ तक पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 80। What are the costs associated with the filing and processing of an international application under PCT? What are the costs for entering the national phase? The PCT applicants generally pay three type of fees when they are filing their international application. कौन सी फीस है? इंटरनेशनल फाइलिंग फीस, search fee, which can vary depending on the ISA chosen, and a transmittal fee, which varies depending on the receiving of it. जय हिंद सर, अश्विनी गुड सर, मॉर्निंग जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग जैन सर। आप भी ड्राइव कर रहे हैं? नहीं नहीं सर। तो सर हम ये क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ रहे हैं अभी ओके सर। कि व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फाइलिंग and processing of an international application under PCT. What श्योर are the सर। cost for entering into the national phase? PCT में फाइल करने के लिए कौन सी फीस है एंड नेशनल फेज में एंटर होने के लिए क्या फीस लगती है? इसका ओके सर। आंसर है पीसीटी एप्लीकेंट्स जनरली पे थ्री टाइप ऑफ फीस। जनरली वो तीन टाइप की फीस पे करते हैं व्हेन ओके दे सर। फाइलिंग देयर इंटरनेशनल एप्लीकेशन। कौन कौन सी? कल मैंने पढ़ा इंटरनेशनल था सर। फाइलिंग फी, हाँ सर। वो 2,500 रुपये। सर, हाँ, सर्च फी, ठीक है सर। which can vary depending on the ISA chosen, हम्म। and a transmittal fee, which varies depending on the receiving office. तीसरा क्या बताया सर, कौन सा बताया आपने? Transmittal fees. ट्रांसमिटल फीस, ओके सर। All PCT fees are subjected to change periodically. For latest fee, please refer to the latest PCT newsletter at URL wipo.ent. इसको भी चेक करते हैं। Refer fifth schedule of Patent Rules 2003 amended for fee structure of an international application designating India. wipo.int में PCT द इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम पे जाते हैं। यहाँ पर फीस में है वाइपो पे करके। और यहाँ पर फीस टेबल अवेलेबल है 2024 का। अब इंटरनेशनल फाइलिंग फीस इंडिया के लिए यूएसडी है
1575 right now. गुड मॉर्निंग सारिका मैडम, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। अश्विनी सर, यस ये सर। दिखाई दे रहा है, हाँ सर। क्या है? इंटरनेशनल फाइलिंग फीस यूएस डॉलर में एक हाँ हजार सर। पाँच सौ पचहत्तर करेक्ट सर। और फ्रॉम 1125 से, यानी अब जो आएगा 1125 से, तो कुछ $20 का रिलैक्सेशन है, यानी वन हाँ सर, थाउजेंड वन फाइव हंड्रेड ट्रिपल एंड फाइव है। फिफ्टी फाइव हाँ, 1555 हो जाएगा सर। हाँ। तो एग्जाम के लिए तो सर अब 1555 ही याद रखें, क्योंकि अब तो जनवरी में चेंज हो जाएगा। हम्म। और यहाँ पर, यानी ट्रांसमिटल फी उसमें पेपर फाइलिंग में 3500 रुपये, 17 एंड 18, मेरे ख्याल से ये वही है। नॉर्मल पर्सन या स्मॉल एंटिटी या स्टार्टअप के लिए 3500 रुपये, हाँ सर। और जो अदर एंटिटीज है उनके लिए 17,600 रुपये। करेक्ट सर। और नो फी फॉर ई फाइलिंग के लिए कोई फीस नहीं है। इतना बड़ा रिलैक्सेशन। ई फाइलिंग में ऐसा है, मुझे पेपर अगर फाइलिंग देखना के सर। लिए ही रुपये लगते हैं, ई फाइलिंग के लिए कोई रुपये नहीं। यहाँ पर भी देखते हैं 17-18 क्या कहता है। The fee for paper filing for natural person or startup or small entities or educational institution, वही है। The fee reduced if the application filed in Japanese by applicants who are eligible for fee reduction, such as small, medium-sized enterprise, micro enterprise, and academic institution. Further details on eligibility of the fee reduction are available at the https jpo। ओके, 19 में ये है। अगर जापान में किसी ने फाइल किया तो उनके लिए फी रिडक्शन है स्पेशल। सर वैसे भी वाइपो में अगर हम जाते हैं ना, तो जो छोटी कंट्रीज है ना सर, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए भी काफ़ी रिलैक्सेशन है सर फीस में। हम्म। मतलब वो कंट्री वाइज ना सर, उनके फीस स्ट्रक्चर अलग अलग। अगर यूएस का आप देखोगे तो उसकी फीस ज़्यादा है। अगर आप सोमालिया जैसी छोटी कंट्री देखेंगे, या तो आप, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ सर, तो उनकी फीस ना बहुत रिलैक्स कर दिया वाइपो ने। नहीं नहीं नहीं, यही है, 17-18 था, तो वही था हमारा तो। ये दोनों ही देख रहे हैं, तो वही है, हम्म। वही है। जापानीज वाला नहीं है, 17 में वही है कि स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेचुरल पर्सन, एंड 18 में अदर एंटिटीज। वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। और इसका भी दे रखा है सर, ई फाइलिंग करो तो 0 है। अब ई फाइलिंग में सबसे ₹0, ये तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। ऐसा और कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, हाँ सर, सिर्फ एक्सेप्ट इतना ही इंडिया। है। हाँ सर। तो इंडिया को स्पेशल रिलैक्सेशन मिला है सर। और है कंपिटेंट इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी, तो उसमें कौन कौन सी है? टी, एयू, सीएन, हाँ सर, ईपी, टोटल 7 है आईएन। सर। नहीं, 8 हो गई ना सर, देखिए। एटी, एयू, सीएन, सी, ईपी, आईएन, जेपी, एसी, यूएस, ये भी बढ़ती जा रही है। अब कौन सा बढ़ गया सर? पहले जो था उसमें तो ये था कि अपना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चाइना,
यूएस, यूरोप, यूरोप, इंडिया, इंडिया, जापान, जापान, ये एस 7 थे एसी सर। कोई आ गया, एसी। इसी के सर। हम्म, एससी का क्या है सर? बाकी तो याद है एसी मुझे। होगा सर, इसमें और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है सेवन ही है, ऐसा नहीं है सर, ऐसा वो होगा तो उसे निकाल दीजिए दिमाग से। अभी तो टीआर भी आ गया है, कितने एक्सएन भी है, बहुत सारे हैं। इंडिया के लिए इतने सारे एप्लीकेबल है। हम्म, मगर नो फी फॉर ई फाइलिंग्स, ये सही में। चलिए, अब हमें ये समझना है कि ट्रांसमिटल फी क्या होती है। हाँ सर। In case of patent cooperation treaty, the transmittal fee is the one fees that must be paid when the international patent application is filed with a receiving office. It is essentially an administrative fees charged by the receiving office for processing the application and transmitting it to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization. Key points about the transmittal fees. Purpose covers। हाँ, तो मेन यही है कि रिसीविंग ऑफिस वाइपो को भेजेगा, उसके लिए फीस लगती है ये। तो यहाँ पर मगर आप और रिसीविंग ऑफिस को जब पे करते हो, मीन्स रिसीविंग ऑफिस जिसको रखते हो, उसके लिए है। और अब ये भी समझ में आता है कि क्यों लोग डायरेक्टली वाइपो में फाइल करना चाहते हैं। पर्पस covers the administrative cost incurred by receiving office during the filing process. Payable to, the transmittal fee is paid to receiving office where the international application is filed. Separate from the other fees, this fee is distinct from the international filing fee paid to the WIPO and the search fee paid to the International Search Authority of or India ISA. Variation in amount. The amount of the transmittal fee may vary depending on the receiving office where the application is filed. Each करेक्ट सर। office sets its own transmittal fees in accordance with the guidance. And payable, it must be paid at the time of filing the international application. For example, if if an applicant files a PTT application through Indian Patent Office as a receiving, the transmittal fee is as per the fee schedule of IPO. ये schedule से नहीं है, schedule में कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग बता रहा है, ओके या सर। फिर schedule को अपडेट होना बाकी है अभी। ये बता रहा है 3,500 रुपये है ट्रांसमिटल फीस। चलो देख लेते हैं, वहां पर गए तो वहां पर 3,000 है। हो सकता सर अपडेट हुआ हो ना ये। हम्म, नहीं अपडेटेड ये वाला है, वाइपो वाला।
हाँ वही बोलो, वाइपो इनको वाला अपडेट है सर। हम्म वाइपो की बात करो सर, मैं अपने वाली नहीं सर। यहाँ पर हमने कल ही पढ़ा था कुछ, ट्रांसमिटर फीस था या नहीं था? सर्च पढ़ा था फीस है सर, सर देखा यहाँ। सर, ट्रांसमिटर आपने कल फीस भी पूछा भी सर था। सर। हाँ, एडिशनल फीस अंडर रूल 13B 19B5। यहाँ पे सर्च करके देख रहे हैं सर, ट्रांसमिटर फीस। इतनी तो है सर, क्या सर्च कर। नहीं है यहाँ पर, है ही नहीं। ट्रांसमिटर फीस की बात नहीं है। एडिशनल फी, सर्च फी तो हमें पता चल गई कि जी जी। इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी के तौर पे अगर आप इंडिया को रखते हो हाँ। तो जिस भी आपको कंट्री को ढाई चूज करेंगे सर, उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। मगर इंडिया की 2500 रुपये है। इंडिया की 2500 रुपये, जो कल पढ़ा था सर हमने। हम्म बट यहाँ पे ये भी है ना सर कि ई फाइलिंग में जीरो है। वो तो ट्रांसमिटल फीस। अच्छा सर, ये 17-18 हम्म का मतलब क्या, जो उसने टॉप पे लिखा है ना इसके ऊपर, वो क्या चीज़ देखिएगा सर। क्या लिखा हुआ है? सर ये जो नीचे ना, ट्रांसमिटर फीस 3500, हम्म इसके ऊपर ये 17 और 18 लिखा है सर, इसका क्या मतलब क्या है हाँ, सर, छोटा। 17 देखा ना सर हमने। 17 नीचे रेफरेंस दिया गया है कि ओके सर। अगर नेचुरल पर्सन, स्मॉल एंटिटी, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है सर, स्टार्टअप, स्मॉल स्टार्टअप का तो एजुकेशनल उसका। इंस्टीट्यूशन, वो सारी हम्म। चीजों के लिए। और उसके मल्टीप्लाई बाय 5 वो आता है सत्रह इसमें। हजार पाँच सौ 17,000। हाँ, अदर अदर एंटिटीज। 17,600, ठीक है सर। ये हमें देखना है 19B5 क्या कहता है। रूल है ना, रूल में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा रूल लिखा हुआ है, एक्ट रूल 19B5। हम्म ये 19B का 5, द सर्चिंग ऑथोरिटी if it considered that the international application does not comply with the requirement of unity of invention in accordance with the provision contained in Rule 13 of the regulation under the treaty, shall send a notice specifying the reason for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention, and inviting the applicant to pay the additional fees specified in the fifth schedule, indicating the amount of fees to be paid within a period of 1 month from the date of such invitation, and to pay, where applicable, the protest fee specified in the fifth schedule, indicating the amount of fee to be paid within a period of 1 month from the date of such invitation.
19B5 addresses scenario that the international application lacks unity of invention. This occurs when the claims in the application do not revolve around a single inventive concept, which is requirement under Rule 13 of the PCT regulation. Scenario covered under Rule number 19B5. Lack of unity of invention identified. The searching authority determines that the claims relate to multiple inventions that are not linked by a single inventive concept. For an example, the claims cover both device and unrelated method. The claims for mechanical system and chemical process are unrelated. Notification to the applicant. The searching authority sends a notice to the applicant explaining why the application lacks unity. The notice specify a reason for lack of unity, the amount of additional fee required for each additional invention, optionally the amount of protest fee if the applicant wishes to contest the finding. Option for the applicant. The applicant may pay the additional fee within 1 month to continue the search for other invention and pay under the protest, arguing that the application meets the unity requirement or that the additional fees are excessive. Failure to pay additional fees, the applicant does not pay the fees, the searching authority will prepare the ISR only for the main invention, the first mentioned invention in the claim. बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंक्लूजन बाहर आ रहा है हमारे पास कि ये जो फीस है हमारी 2500 रुपये, वो किसकी है? जब हम पीसीटी में भी ऐसा लगे कि यहाँ पर एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो पर इन्वेंशन के लिए ये कॉस्ट लगती है। ये क्लियर है अब करेक्ट। सर? हाँ अब सर। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कल जितना क्लैरिटी नहीं था आज पूरी क्लैरिटी आ रही है। आज क्लियरिटी है सर। हाँ। हाँ, और दूसरी बात कि 19 उसमें क्या था, 19 जे में देखिए, अब है ना यहाँ पर 19 जे आ रहा है, ये देखिए 19 जे, तो हाँ सर। 19 जे प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, उसे भी देख लेते हैं कि 19 जे में क्या है। वो भी प्रोटेस्ट की बात कर रहा है। 19 जे प्रोसेसिंग ऑफ डिमांड फॉर इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। The examining authority on receipt of the demand for international preliminary examination. If the examination authority is competent to conduct an international preliminary examination, shall assign the identification mark IPEA/IN and shall notify the applicant and the International Bureau. In case where the examination authority is not competent to conduct the international preliminary examination of the international application, it shall transmit and demand promptly to International Bureau. Okay. और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रूल 42E एंड 68(3)E, ये भी पढ़ लेते हैं।
ये रहा 42 ई चाहिए हमें, ई इसमें। द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटेस्ट referred to in paragraph C may be subject by the International Searching Authority to the payment to it for its own benefit of protest fee where the applicant has not within the time limit under Rule 41 1 month में paid any required protest fee. The protest shall be considered not to have been made and the International Searching Authority shall so declare. The protest fee shall be refunded to the applicant where the review body referred to in paragraph C finds that the protest was entirely justified. अब ये स्टोरी समझ में आती है कि मान लीजिए सर्चिंग ऑथोरिटी, पहले तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे सर्चिंग ऑथोरिटी को। अब सर्च रिपोर्ट में आपको आया, सर अब सर्च रिपोर्ट में आपको आया कि आपका इन्वेंशन लैक ऑफ यूनिटी है, यानी आपके इन्वेंशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन है, मल्टीपल इन्वेंशन है। मल्टीपल इन्वेंशन है सर। हाँ, तो अगर आप मल्टीपल इन्वेंशन है ऐसा मान लेते हैं कि 2 इन्वेंशन है, तो दूसरे इन्वेंशन के लिए भी 2500 रुपये फाइल करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं मानते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पर ओपोजिशन नहीं है, वर्ड प्रोटेस्ट का यूज किया गया है। अगर प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ये गलत बात है, आपने गलत तरीके से असेस किया है, तो आपको प्रोटेस्ट करने के 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोटेस्ट करना है या ये एडिशनल फीस फाइल करनी है। 1 महीना है वहां पर, और वो प्रोटेस्ट करने के लिए आप 1000 रुपीज फाइल करते हैं। और अगर आपका प्रोटेस्ट सही होता है, यानी आपका जस्टिफिकेशन सही निकला, तो ये 1000 रुपीज आपको वापस मिल जाती है। क्लियर है सर इतना? यस सर, यस सर। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वहां पर लिखा ही हुआ है 19J में हाँ कि सर। अगर इंडिया कॉम्पिटेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो इस तरीके से नोटिफिकेशन में लिखेगा IPEAIN एप्लीकेशन में कि इंडिया इज कैपेबल टू कैरिड आउट इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द सेम। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करने के लिए वो ऑप्शनल होता है, हाँ, वो 3000 ऑप्शनल रुपये होता है, है, वो तो वो ऑप्शनल 3000 होता है। रुपये है। ठीक है जी। सर। अब वापस आते हैं रूल नंबर 68.3 में, ये क्या कहता है ऑफ पीसीटी। ये रूल 40 हो गया, सर रूल 68 देखते हैं। हाँ, ये भी लेक ऑफ यूनिटी ऑफ इन्वेंशन के बारे में ही बात कर रहा है। इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, करेक्ट सर। no invention to restrict or pay where the International Preliminary Examination Authority finds that the requirement of unity of invention is not complied with and chosen not to invite the applicant to restrict the claim or to pay additional fees. It shall proceed with the International Preliminary Examination subject to the Article 34 4B and Rule 66 1E in respect of। अब मुझे पता चल रहा है कि ये 34 आर्टिकल और 66 रूल नंबर को क्यों ये कंसिडर कर रहे हैं। ये एकदम क्लियर हो रहा है कि पीसीटी में कौन से आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है। जो ये है ना, पेमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसका हाँ मतलब सर। ये हुआ। हाँ सर। इसलिए बार बार ये 34 आर्टिकल बीच में आ रहा है। 34 लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो वो पूरा का पूरा चक्कर है ना पीसीटी की पेमेंट से ही लगा हुआ है इसके पीछे। करेक्ट सर। In respect of the entire international application, but shall indicate in any written opinion and in any international preliminary examination report that it considered that the requirement of unity of invention is not fulfilled, and it shall
Specify the reason thereof. अब ये क्या कहना चाहता है, मुझे तो इसको ही डाल दूं पहले अंदर। इसकी ना सर एक छोटी सी स्लाइड बना लीजिए लेंगे। सर पहले समझ तो ले, स्लाइड तो बन हाँ हाँ जाएगी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर ये। इस। हाँ, कल तक देखिए हम यहाँ पर रुके हुए थे, यानी टाइम भी हो हाँ गया सर। था, मगर ये क्लियर नहीं था हमारे दिमाग में। ये 2500 क्लियर हो गया था, ये 2500 2500 क्लियर था क्लियर सर नहीं था। तो। अब ये एकदम क्लियर हो रहा है कि ये क्यों 2500 आ रहा है, और ये भी क्लियर हो रहा है कि ये भी पॉइंट क्या कहना चाहता है। ट्रू अब सर। यहाँ पर भी ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहुंचे हैं, अब ये पूरा पिक्चर क्लियर हो ही जाएगा आज तो, लगता है ऐसा। हाँ सर। एक बार सर समझ में आ गया ना, तो स्लाइड तो बनती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सर। हाँ, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ पीसीटी रूल 60, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ इन्वेंशन, इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। Rule 68 explains what happens when the International Preliminary Examination Authority (IPEA) हम्म। determines that an international application lacks unity of invention during the International Preliminary Examination stage under the Patent Cooperation Treaty. ओके, अब देखिए, लैक ऑफ यूनिटी भी दो लेवल पे हो सकती है। एक तो सर्चिंग अथॉरिटी के तौर पे आपने इंडिया को रखा है, तब हो सकती है। दूसरा, हाँ सर। इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी में भी हो सकती है। अब तो हाँ ये तो सिंपल उसमें हो सर गया इसमें इंडिया ये। रखा है सर, उसमें भी इंडिया को रखा है सर आपने। हाँ, उसमें भी इंडिया को रखा है। तो इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के तौर पे आपने इंडिया को रखा, और वहां पर लैक ऑफ यूनिटी ऑफ इन्वेंशन आया, तो 3000 रुपये। हम्म। अब ये है, तो उसमें भी आपने अगर प्रोटेस्ट करना है, देखिए वहां पर भी एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करनी है तो 2500 रुपये, करेक्ट सर। और अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए 2500 रुपये। यही होगा, देख लीजिएगा। अब पढ़ भी हाँ लेते हैं। प्रोटेस्ट। हाँ प्रोटेस्ट हम प्रिलिमिनरी इसलिए कर रहे हैं सर कि वो। एग्जामिनेशन फीस। जी। हाँ सर, प्रोटेस्ट तो इसलिए हम कर रहे हैं ना सर कि भाई ये यूनिटी है या नहीं है उसके लिए। हाँ, जस्टिफाई करने के लिए। मैं नहीं, हाँ मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरी इन्वेंशन सिंगल सिंगल ही है। इन्वेंशन के लिए है। सिंगल है। हाँ, हाँ और सर। आप उसको गलत तरीके से वो बता रहे हैं। इंटरप्रिटेट कर रहे हैं सर आप। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। तो ये हो गया 3000 एडिशनल अंडर रूल 19J5। ये 19J5 यानी 68.3 में बात हो रही है। 68 का थर्ड पॉइंट देखना पड़ेगा, .3। Additional fees. The IPEA determines the additional fees required for preliminary examination. These fees must be paid directly to IPEA. उसमें protest payment applicant can pay under protest if they believe unity of invention is fulfilled and additional fees are excessive. The protest reviewed by review body with the IPEA. If justified, additional fees will be refunded fully or partially, वो भी if requested. The protest and its decisions are said with elected office. The review body may include the examiner who raised the unity of objection. Okay, उसमें examiner हो सकता है। Protest fee refund. The protest fee may be charged. If not paid within the specified time, the protest is invalid. If the protest is justified, the protest fee is refunded. सही बात तो है सर। लेकिन ले दे के वही बात है, कहाँ जाना कि वही होगा कि अगर 3000 रुपये अगर आपको एडिशनल वो करवानी है, क्या करवानी है, एग्जामिनेशन यूनिटी ऑफ इन्वेंशन में
2 एग्जामिनेशन होती है, तो उसके लिए 3,000 रुपये। ये 2,500 नहीं, ये 2,500 6 वाला पॉइंट नहीं है, 5 वाला पॉइंट है कि यूनिटी ऑफ इन्वेंशन है नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, और है तो सेकंड इन्वेंशन की एग्जामिनेशन करवाने के लिए एडिशनल 3,000 रुपीज लगेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फी इफ द इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। तो प्रिलिमिनरी, यहाँ पर भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फीस है, हाँ सर। यहाँ पर भी ओके, तो रुपये कम हो जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फी 58.1 में, अगर आप डायरेक्टली इंडिया को दे रहे हो 58.1 देख लेते। The preliminary examination fee. Each international preliminary examination authority may require that the applicant pay a fee, preliminary examination fee, for its own benefit for carrying out the international preliminary examination and for performing all other tasks entrusted to International Preliminary Examination Authority under the treaty and this regulation. सही है सर। तो ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फी 58.1 के तहत कि अगर कोई डायरेक्टली इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के तौर पे इंडिया को नहीं रखता है और डायरेक्टली आता है इंडिया के पास कि मेरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करवा दो, तो उसके लिए है 3,000 रुपये। और अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी के तौर पे इंडिया को रखता है और इंडिया से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी करवाता है, तो उसके लिए 2,500 रुपये यानी 500 रुपये डिस्काउंट है। एडिशनल फी अंडर रूल 19J कि अगर इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी में भी अगर वो आया, यूनिट ऑफ इन्वेंशन की बात आई, तो उस केस में 2,500 रुपये ही लगेंगे एडिशनल, या तो उसके लिए इन्वेंशन के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट के लिए 1,000 रुपीज है ना सर? सर वो आईएसए में है, आईएसए में ये रहा। ओके। अब ये है कि आपने आईएसए में इंडिया को ये किया था, ऐड किया था, और उसमें वापस आपने जो उसकी जो यूनिटी ऑफ इन्वेंशन, मान लीजिए कि आपने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की, आपको आईएसए में प्रोटेस्ट करना था, तो आपने 1,000 रुपीज में प्रोटेस्ट किया, करेक्ट करेक्ट। सर। अब वही एप्लीकेशन को आप लेके जा रहे हो इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तौर पे इंडिया को ही आप वो कर रहे हो, पार्टी बना रहे हो, और पार्टी बना रहे हैं। आईटीईए में आपका ऑब्जेक्शन आ रहा है, ओके सर। आईटीईए में, तो वहां पर भी आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। या फिर ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको कैसे समझा, आई इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी में आपके 2 इन्वेंशन थे और आप आगे बढ़े आईटीईए में, तो आईटीईए में भी आपके 2 इन्वेंशन आगे बढ़े, हाँ सर। तो 2 के देने पड़ेंगे ना 2,500 2,500। सब 25 2 के देने पड़ेंगे सर। बस वैसी ही बात है। और ये है हैंडलिंग फी टू बी पेड बाय दी आईबी। अभी के लिए कितना है, 1,125 से होगा 1,555 US डॉलर। इसमें ये आंसर आएगा। हमने ओके देखा सर। ना अभी आईबी हाँ कितना लेगा, वो बात। लेट फर्निशिंग फी, अब ये देखते हैं ये क्या है, 1,000 रुपीज। लेट फर्निशिंग फी क्या है, रूल 13TR1C एंड TR1C, ये बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड और एमिनो एसिड सीक्वेंस लिस्टिंग, इसके लिए फीस है। वाओ, ग्रेट।
The furnishing of sequence listing in response to an invention under paragraph A, जहां पर न्यूक्लियोसाइड हो या सीक्वेंस लिस्टिंग हो, may be subject by the International Searching Authority to the payment of it for its own benefit of late furnishing fees, whose amounts will be determined by the International Searching Authority but shall not exceed 25% of the international filing fees referred to item 1 of the schedule of fees, not taking into account any fee of each seat of the international application excess of 30 सीट। ओके, 30 से ज्यादा सीट है तो कुछ चार्जेस उसमें लगेंगे, बट 25% ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग फीस से ज्यादा नहीं होंगे। इंटरनेशनल फाइलिंग फीस है $1,555, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मगर कितना लेट? लेट फर्निशिंग फी, मगर कितना लेट भाई? कितना लेट करवा रहा है? पैराग्राफ ए पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। Where the international application contain disclosure of nucleoside and the amino acid sequence that, pursuant to the administrative instruction, are required to be included in a sequence listing, the International Searching Authority may invite the applicant to furnish to it, for the purpose of the international search, a sequence listing complying with the standard provided for in the administrative instruction, unless such listing is already available to it in a form, language, and manner acceptable to it, and to pay to it, where applicable, the late furnishing fee referred to in paragraph C within a time limit fixed in the invitation। एक इन्विटेशन दिया जाता है कि आपका न्यूक्लियोसाइड या एमिनो एसिड का सीक्वेंस भेजिए, और उस इनविटेशन में एक टाइम लिमिट फिक्स की जाती है कि इतने दिन में भेजिए, और उस टाइम लिमिट से बाहर गए तो 25% फीस लगती है। कोई यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ओके सर, जी बस 25% लगेगी सर लेट फीस। हाँ, मगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसा कि क्या बोल रहे हैं कि देखिए, आप पढ़ेंगे ना तो ये है बात, लेट फर्निशिंग फी। बार बार ये वर्ड आ रहा है, लेट फर्निशिंग। मगर कितना लेट, यानी डिपेंड 1 महीना 2 महीना ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक इनविटेशन भेजेंगे, लिखा है ट्रू सर। टाइम लिमिट फिक्स्ड इन द इन्वेंशन। वो इनविटेशन भेजेंगे कि भाई आपका सीक्वेंस लिस्टिंग नहीं है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड का या एमिनो एसिड का, उस वो लेटर में इतने वो टाइम में टाइमलाइन दे भेज देंगे सर। दीजिए। सर वो उस इतने टाइम लेटर में में, भेज दीजिए, वरना आपको हाँ पेनल्टीज लगेगी। बिल्कुल सर, तो वो जो लेटर भेजेंगे उसमें वो टाइमलाइन मेंशन होगी सर, मतलब यहाँ पे हाँ, मेंशन वो नहीं है, लेटर में होगी, कोई लेटर ऐसी में मेंशन पर्टिकुलर रहेगी सर। टाइमलाइन नहीं है, बट उसमें मेंशन होगी। सही बात है हाँ सर, मान लेते हैं। और क्या? तो लेट फर्निशिंग फीस है इसमें ₹1,000। अब है लेट पेमेंट फीस, किसकी है? रूल 58 BIS 2 इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर द ट्रीटी। अब ये क्या है, ये देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाला पॉइंट, हाँ, लेट पेमेंट फी। पहले तो 58 क्या कहना चाहता है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस की भी टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है। द पेमेंट ऑफ फीस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन अंडर 1A may be subject by the International Preliminary Examination Authority to the payment to it for its own benefit of a late payment fee, the amount that
fee shall be 50% of the amount unpaid fees which is specified in the invitation, or the amount calculated under item 1 is less than the handling fees, an amount equal to the handling fees. The amount of the late payments fee shall not, however, exceed double the amount of the handling fees. अब ये 1 में क्या कहता है? Invitation by the International Preliminary Examination Authority, where the International Preliminary Examination Authority finds that the amount paid to it's insufficient to cover the handling fee and the preliminary examination fee, अगर amount sufficient नहीं है, by the time they are due under rule number 57(3) and 58(1)(b, that no fees were paid to it, और कोई भी फीस वहां पर पे नहीं की गई है, the authority shall invite the applicant to pay the amount required to cover those fees, together with applicable the late payment fee under Rule 58 BIS2 within a time limit of 1 month from the date of the invitation. 1 महीने में वो बोलेगा कि पे कर दीजिए फीस को, लेट फीस जो आपने नहीं पे की है वो। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम इतना ही समझते हैं कि अगर कोई लेट फीस बाकी है, क्योंकि यहाँ पर भी वो डिफाइंड नहीं है, उसमें भी आगे पीछे हो रहा है, तो इसको इतना ही समझ, इसको और क्लैरिफाई नहीं करते हैं अंदर। मगर कोई भी लेट फी यानी कि इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अगर ना किया गया हो उसमें पेमेंट, या फिर कोई एडिशनल सीक्वेंस लिस्टिंग की पेमेंट ना की गई हो, तो वो सारी चीजें 1 महीने में एक्सटेंशन के साथ पे करनी होती है। लास्ट है कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ अर्लियर सर्च एंड अर्लियर एप्लीकेशन 12 BIS 1C, ये पढ़ लेते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं? Where earlier search was carried out by the same international searching authority or by the same office as that which is acting as international search authority, no copy referred to in paragraph A shall be required to submitted under that paragraph. Okay. देखिए सर, अब ये समझ में आ गया। आपको समझ में आया सुनील सर? कल आपका क्वेश्चन था ना, ये यस क्या सर। कहता है? कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ अर्लियर सर्च एंड अर्लियर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, यस सर। सर ये कहता है कि मान लीजिए कि आपने इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के तौर पे चाइना को रखा था, ओके सर। और अब आप इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तौर पे किसको रख रहे हैं? इंडिया को। इंडिया को सर। तो इंडिया वाला बोलेगा कि आपकी चाइना की कॉपी मुझे भेजिए, उसकी फीस है 1000। समझ गया सर। बस, तो अब एक मोटा मोटा ये पॉइंट नंबर 10 को पूरा डिफाइन बाद में करेंगे, बाकी सारी चीजें मेरे दिमाग में क्लियर है। क्या आपके दिमाग में क्लियर है? मैडम ऑलमोस्ट। जी, एक एक पूछते हैं सर, तो फिर आपके दिमाग में क्या क्लियर है? ये सर्च फी यानी क्या सर? सर्च फी सर, अगर आप एनडीए को एज ए क्या कहते हैं आईएसए अपॉइंट करते हाँ हैं, सर वहां पे सर्च फी आ जी, जाएगी। इसीलिए जी सर। और फिर ये एडिशनल फी अंडर रूल 19 भी, ये क्या है? 2500 रुपये जब एडिशनल फी एप्लीकेशन लैक ऑफ यूनिटी यानी एक हाँ, से ज्यादा लैक ऑफ इन्वेंशन है। से ज्यादा है सर। ठीक है हाँ, सर। और और जो उसमें भी हम फिर अगर आप जिसे हम अ, मल्टीपल इन्वेंशन कहते हैं ना, उसी हाँ को सर, पीसीटी में लैक ऑफ यूनिटी कहा जाता है। करेक्ट सर। और हम्म, इसको अपोज करते हो तो 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट, उसे प्रोटेस्ट हाँ, कहा जाता है, ओपोज नहीं कहा जाता है। ठीक है सर। प्रोटेस्ट करोगे तो 1000 रुपीज, और अगर आपका प्रोटेस्ट जस्टिफाइड हुआ तो 1000 तो वापस वो भी मिलेंगे। वापस हो जाएगा सर, वो वापस हो जाएगा। जी। फिर आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फी, ये है
ये 3000 ऑप्शनल रुपीज। रहता है। हाँ, ये ऑप्शनल रहता है हाँ जी, और ये ऑप्शनल 30,000 होता है। जी। उसमें भी अगर यूनिटी ऑफ इन्वेंशन का प्रॉब्लम आता है तो तो 2,500 रुपये। 3000 रुपीज एक्स्ट्रा, अच्छा या अच्छा, फिर ठीक प्रोटेस्ट है। करना है तो। हाँ, प्रोटेस्ट करना है सर। जी, फिर ये जो है कि अगर आपने इंडिया को ही इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के तौर पे रखा था और अब आप इंडिया को ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तौर पे रखते हैं, तो आपको 3000 नहीं पे करने हैं, आपको 2500 पे करने हैं। 2,500 करना है। अच्छा, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा और था सर, उस 2,500। हाँ, और उसमें भी लैक ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पर भी 3000 पे नहीं करना है, 2500 करना है। 2,500 अगर रुपये करना है सर। सेम है, आईएसए एंड आईपीईए सेम है तो। हाँ सर। फिर इंटरनेशनल ब्यूरो के द्वारा हैंडलिंग फीस कितनी ली जाएगी? 1555 यूएस डॉलर। 1/125 से, 1 जनवरी 25 से, उससे पहले कितनी हाँ, थी? 1,775। 1575। हाँ सर, हाँ, $20 ज्यादा यूएस थी। डॉलर हाँ जी। सर। फिर है लेट फर्निशिंग फी। लेट फर्निशिंग फी किसके लिए है? न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोसाइड एमिनो या एसिड के सीक्वेंस के अमीनो लिए, एसिड के लिए। हाँ सर। तो वो 1000 रुपीज अलग से देने पड़ेंगे। करेक्ट सर। फिर लेट पेमेंट फी, अगर ये सारी फीस पे करने में कहीं पर भी लेट हुए आप, तो विद इन 1 मंथ आपको एडिशनल फीस के साथ पे करना पड़ेगा। एंड करेक्ट सर। लास्ट में है कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ अर्लियर सर्च एंड अर्लियर एप्लीकेशन। हाँ, उसकी इट मीन्स 1,000 अगर रुपीज फीस है। आपने आईए से किसी अलग को रखा है और फिर आप हम्म, आई रिसीविंग ऑफिस के तौर पे इंडिया पे आ रहे हो, या फिर हम्म, इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तौर पे इंडिया पे आ रहे हो, तो पुराने वाली सर्च अथॉरिटी से जो कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, वो उसके 1000 रुपीज है। अब मेरे ख्याल से तो ये स्ट्रक्चर मोटा मोटा एक पॉइंट नंबर 10 को छोड़ते हुए एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हमें ज्यादा क्लैरिटी है, कल से तो ज्यादा है एटलीस्ट। हाँ, कल से तो बहुत ज्यादा है सर। जी। सारिका मैडम, पता चला आपको ये, या समझ में आई बात? मैडम सो गया मतलब। तो परफेक्ट सर, बना दें इसका एक। हाँ जी। यस सर। मीन्स यस मैडम, यानी सारी चीजें पता है आपको, मीन्स क्या क्या बात हुई, या क्या है ये सारी चीजें, बताएंगे आप एक बार? मैंने सर ये जी मैडम। ओके, तो बस इसी को यहाँ पर यानी एंड करते हैं ये सेशन को। नेक्स्ट टाइम वापस हम इसी से ही आगे बढ़ेंगे। अब मुझे ये भी पता चला कि कौन कौन से रूल्स जो हमें पीसीटी में पढ़ने चाहिए, वो सारे रूल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। देखो, रूल नंबर 16.1, रूल हम्म 40.2, रूल 40.2E, 63 ई, रूल 15.8.1, रूल 68.3, रूल 57, रूल 13 TR1C, TR2, 12.3E, 12.4E, रूल 58 BIS2, 58 BIS2 एंड 12 BIS1C। और ये टर्म यूनिटी ऑफ इन्वेंशन, उसको भी पढ़ना चाहिए। ये इतना पता चला कि पीसीटी में कौन से रूल हमें रिलेवेंट लगते हैं, ये पढ़ने ही चाहिए। और उसी के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 34। इसी वजह से आर्टिकल 34 को भी पढ़ना चाहिए। यस ये पूरा जो है ना थॉट प्रोसेस, वो यहाँ से डेवलप्ड हो रहा है कि पीसीटी में क्या इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से डेवलप्ड हो रहा है। यस सर। तो बस उसी को धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। आज हमने 5th स्केड्यूल को एक्सप्लोर कर दिया है, तो नेक्स्ट यस टाइम सर। हम और डाइव लगाएंगे और हम थोड़ा सा रूल्स को भी जानेंगे। ये सारे रूल्स क्या कहते हैं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है तब सर। तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।